नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर नुक्कड़ पे जमकर कहानियों का। और आज के हमारे लेखक हैं जिनको हम आपके सामने उनकी रचनाओं के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, श्री राजेश जैन जी, जो पेशे से इंजीनियर हैं और शौक से लेखक। पिछले 35 सालों से गजेटेड ऑफिसर की जॉब के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व के बोध के प्रति अच्छी लेखन करते हैं। सुखी समाज की रचना हेतु स्वतंत्र और प्रेरक हिंदी लेखन करते हैं। इनकी रचनाओं में प्रमुख रूप से नारी जीवन और नारी जीवन में व्याप्त कठिनाइयों एवं चुनौतियों के लिए करुणा दर्शित होती है। ऐसी ही इनकी कहानी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी का नाम है जीवन पथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गुप्ता हाजिर हूं फिर आपके सामने लेकर नुक्कड़ पे जमकर कहानियों का। बस आपसे अनुरोध कि इस कहानी को जहां भी आपको अच्छा लगे या हमारा चैनल आपको जहां भी अच्छा लगे, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके साथ एक छोटी सी घंटी होगी, उसको भी बजा दें, तो आपको वक्त बेवक्त जब भी हम कहानियां डालते हैं, हर सप्ताह जब कहानियां डालते हैं या कोई नया कार्यक्रम अपने इस चैनल पर लेके आते हैं, आपको उसकी जरूर इत्तला हो जाए। आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजेश जैन जी की कहानी जीवन पथ, जो महिलाओं से संबंधित और उनके करुणापूर्ण जीवन के संघर्ष के लिए आपके सामने है। जीवन पथ। आपने ही तो बीच प्यार में शुरुआत की थी। पुनः आपने ही तो अपने बीच प्यार की शुरुआत की थी। मैं रुआसी होकर बोल रही थी। हमारे द्वार गाजे बाजे और बारात लेकर आप ही आए थे। मेरा शिकायतें कहना जारी था। चेतन सुन रहा था, बोल कुछ ना रहा था। 2 जन्मे बच्चे हैं, आपके ही हैं ना, जिनने मुझ में आकर्षण घटाया है। चेतन अभी भी चुप था। मैं बोली, चुप क्यों हो? कहने को नहीं कुछ आपके पास? इस बार समझाने के स्वर में चेतन बोला, तेरी बात मानता हूं ना, क्या कहूं इसमें। मेरी रुलाई फूट पड़ी। रोते हुए मैं बोली, तो क्यों, आपके पास नई नई लड़कियों के कॉल आने लगे हैं? देख, तू गलत समझ रही है। ये ऑफिस को ले गए या कॉलेज फ्रेंड है मेरी। झुंडला सहित मैं बोली, पहले तो नहीं आ रहे थे कॉल। माने ये सही है तो फिर सामने बैठकर क्यों नहीं बात करते आप? वह चुप हो गया, शायद और झूठ कहने से बच रहा। यह हमारे बीच चेतन के अवैध प्रेम संबंधों को लेकर बात करने का पहला मौका था। उसके ऐसे कॉल आने के सिलसिले जारी रहे थे और हम दोनों में बातें तकरार फिर देने की इससे बढ़ती हुई कटुता के साथ होने लगी। फिर आया वह दिन जब चेतन ने चिढ़कर कुछ युवतियों से अपने विवाहेतर संबंधों का होना स्वीकार कर लिया। मैं स्वयं एक युवती हूं। ये सुनकर मुझे सबसे पहले तो इस बात पर रोष आया कि किसी के घर को तोड़ने वाले, अवैध संबंध रखने वाली ऐसी युवतियों को गलानी क्यों नहीं होती। फिर मैंने चेतन से अवैध संबंध अभी खत्म करने के लिए बच्चों की कसम उठाने के लिए कहा। इसके जवाब में उसने बेहद घटिया बात कही थी कि तेरे को मेरे इन संबंधों से आपत्ति है तो तू कर ले, कुछ ऐसे संबंध तू कर ले, मैं नहीं खत्म कर सकता है, समझी। अब तो मुझे लग गया था कि चेतन अभी जितना गुस्से में दिख रहा है, मैंने और कुछ कहा तो मेरी और बच्चों की शामत आ सकती। मुझे उस समय चुप कर लेना ही उचित लगा था। हमारे बीच नाराजी में हम रह तो रहे थे, मगर पति पत्नी वाला कुछ ज्यादा नहीं रह गया था। चेतन को भी परवाह नहीं थी, उसने बाहर प्रबंध किए हुए थे। फिर आया कोरोना संकट, जिसमें लॉकडाउन कर दिया गया। चेतन का ऑफिस जाना बंद हो गया। अवैध संबंध भी उन युवतियों की तरफ से स्थगित कर दिए गए कि उन्हें संक्रमण न हो जाए। चेतन घर पर बैठकर 4 दिन पहले जैसा तना रहा था।
5वीं रात उससे रहा नहीं गया। जब बच्चे सो गए तब मुझे अपने पास खींचने लगा। मैंने उसके हाथ अपने ऊपर से हटा दिए। मैंने मुंह फुलाए रखा। वह चिरोरी सी करने लगा। बोल, सुन तो मेरी पत्नी है ना तू, मेरे बच्चों की माँ है। मैंने बोला, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, पहले आपको मेरी सुननी। बच्चों की नींद में खलल ना पड़े यह सोचकर वह मेरे हाथ पकड़कर मुझे ड्राइंग रूम में ले आया और बोला, चल आज तू बोल, मैं सुनूंगा। हम सोफे पर आमने सामने बैठे। क्या कहना है यह सोचने के लिए मैंने कॉफी का बहाना किया। बोली, मैं कॉफी बनाकर लाती हूं, फिर कहूंगी, तब तक बैठकर आप सोचिए। जब वो कॉफी पीने लगा 2 चुस्की कॉफी की मैंने भी ली। फिर प्रश्न किया, बोलूं क्या? चेतन हंसते हुए बोला, आज सब बोल दे, मैं सुनूंगा। मैंने बोलना शुरू किया। हमने बंधा दाम्पत्य सुना, दोनों की तरफ से कोशिश और उसी से मजबूती पाता है। आपने मालूम नहीं कैसे अपने संस्कार गंवा दिए और अपनी तरफ से इस बंधन सूत्र को कमजोर करने लगे। मुझे भली भांति मान रहा है कि पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर मेरे विवाह पर खर्च किया, इसलिए नहीं कि मैं इसे डर कर या तोड़कर फिर उनके ऊपर अपना उत्तरदायित्व रख दूं। मैंने उसके मुख पर दृष्टि डाली और फिर थोड़ा रुककर फिर आगे बढ़ी। मैंने तय किया, अपना विवाह सूत्र कमजोर मैं न करूंगी। अपनी बुद्धिमानी से आपको भी कमजोर न करने दूंगी। मेरे बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, इनका कोई और पापा नहीं होने दूंगी। मुझे आप यह वादा करो कि लॉकडाउन अभी और 15 दिनों का है। इसमें आप अपने किए पर आत्ममंथन करोगे। इस शर्त पर मुझे आपकी बाहों में आने में कोई ऐतराज ना हो। चेतन बोला, चल वादा करता हूं। बाद में उस रात उसने कहा था, तेरा यूं हताश, उदास और ठंडी से रहना मुझे अखर गया। फिर चेतन पिछले सप्ताह भर बच्चों को स्नेह से खिलाता, मेरे साथ ज्यादा प्यार से पेश आता और अक्सर अकेले गहन सोच में डूबा रहता। आज 6 अप्रैल की रात हम फिर ड्राइंग रूम में कॉफी पी रहे थे। आज मैं चुप थी और वह बोल रहा था। तो सुन, धन्य मेरा भाग्य जो कोरोना हम पर विपदा सा आया है। मुझे ये फुर्सत नहीं मिलती तो मैं कभी ये सब सोच नहीं पाता। अपने निकृष्ट करनी को कोई तर्क देता रहता है और तेरे बच्चों के जीवन पर अनावश्यक चुनौतियों की परिस्थिति निर्मित कर देता। पिछले 7 दिनों में मैं तेरा व्यवहार देखता रहा, फिर निगाह अपनी तरफ फेरा करता। तुझमें कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे में अपनी कामलोलुपता दिखाई पड़ती है जिससे हासिल कुछ नहीं होना। मेरी शारीरिक सुख की चाह मुझे मृग तृष्णा से ही भटकाती रहती है। एक से नहीं, फिर दूजी से नहीं और फिर अनेकों से भी नहीं, मेरी तृष्णा शांत नहीं होती। ऐसे भटकने से कुछ हासिल तो होगा नहीं, मैं ये रियलाइज कर चुका हूं। मैं तेरे और अपने बच्चों के साथ ही कुछ हासिल कर सकता हूं, अन्यथा कुछ मिलना नहीं है। सिर्फ भ्रम है हासिल होने का। मैं वादा करता हूं, अपने अवैध सारे रिश्ते खत्म कर लूंगा। अब से आजीवन अपने जीवन पथ पर मैं तुझे साथ लिए चलूंगा। यह थी कहानी जीवन पथ श्री राजेश चंद्र मदनलाल जैन जी की। आपको कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी को सुनकर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए। तो चलिए, आपके इस बढ़ाए हुए उत्साह के साथ श्री राजेश जैन मदनलाल जैन जी की एक और कहानी, एक और लघु कथा आपके सामने हाजिर है। कहानी का नाम लिफाफा। स्कूटी पंचर देखी थी। ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी बनवाने के चक्कर में, इसलिए मीनाक्षी घर से ऑटो से जाने के इरादे से पैदल निकल गई।
चौराहे पर ऑटो देख रही थी, तभी एक बलेनो उसके पास ठीक बाजू में आकर रुकी। ड्राइवर के साथ वाली सीट का गेट खोलते हुए कहा था उन्होंने, चलिए मैं छोड़ देता हूं ऑफिस। यह 28-30 साल का युवा राघवन था, जो एक सप्लायर के प्रतिनिधि बतौर ऑफिस में आता था। ऑफिस को देर ना हो जाए, इसी दबाव में अनचाहे ही मीनाक्षी कार में बैठ गई। राघवन के हंस हंस कर मृदुलता से बात करने से समय का पता नहीं चला था और ऑफिस आ गया। रास्ते में राघवन द्वारा पूछने पर मीनाक्षी टाल ना सकी थी और अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया था। मीनाक्षी एक सरकारी ऑफिस में चीफ इंजीनियर के स्टेनो के रूप में कार्यरत थी। अभी उम्र 26 साल थी। उसके कार्यालय से सड़कों और ब्रिज के करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट जारी होते थे। उस दिन के बाद राघवन के व्हाट्सएप संदेश आने लगे, फिर यूं ही कॉल भी आने लगे। वह बात मधुरता से करता, जिससे मीनाक्षी को लगने लगा कि हो ना हो वह उसे चाहने लगा। कोई महीने भर बाद एक दिन मोबाइल पर राघवन ने कार्यालय से संबंधित ऐसी जानकारी पूछी जो कि गोपनीय थी, लेकिन पता नहीं कैसे मीनाक्षी ने उसे बता दिया। उसके 15 दिनों बाद उसे अकेला देख राघवन उसके कक्ष में आया और उसने एक लिफाफा उसे थमाया। वह जब तक कुछ समझ पाती, राघवन हंसते हुए एक आकर्षक मुस्कुराहट देकर जा चुका था। लिफाफे पर मीनाक्षी लिखा हुआ था, चोरी जैसा छिपाते हुए जिसे मीनाक्षी ने अपने बैग के हवाले कर दिया। क्या है उसमें, उसे देखने का साहस वह नहीं कर पाए। खैर, फिर रात में उसने उस लिफाफे को खोलकर देखा। उसमें 1000 रुपए थे। तब पहली बार मीनाक्षी को याद आया राघवन, और उसने अपनी तरफ से राघवन को कॉल किया। बात हुई थी, मीनाक्षी, यह क्यों? राघवन हंसते हुए बोला, मीनाक्षी जी, हमारी कंपनी मदद का शुल्क अदा करती है। यह हमें किए गए फेवर के लिए है। मीनाक्षी बोली हड़बड़ाते हुए समझ। अच्छा। तभी मीनाक्षी ने पापा को सामने आया देख इतना कह सकी थी और फिर कॉल खत्म कर दिया। रात बिस्तर पर अकेले में उसकी आंखें नम थी। प्यार का भ्रम टूट सा गया था। उसे रिश्वत लेने का पाप सा भी हो गया था। अगला दिन, आज रविवार है। अवसाद से भरी मीनाक्षी ने मानसिक सहारे के लिए अपने आदर्श प्रेमी एवं शिक्षक पापा से दोपहर में राघवन को लेकर कल तक की सारी बातें बताई हैं, जिस पर पापा को क्रोध आता है, किंतु 2 तरह से चली गई बेटी के इस समय और इस हालात में आज के मनोविज्ञान को समझते हुए स्वयं पर नियंत्रण करते हैं और समझाते हुए कहते हैं, मीनू बेटा, हमारा देश भ्रष्टाचार के जबड़े में फंसा हुआ है। रिश्वत ने हमारे सेवा कर्मियों और राजनेताओं को अपने मोहजाल में एक अजीब तरह से फांस रखा। रिश्वत लेते हुए इन्हें बेहद खुशी होती है, लेकिन देते हुए बहुत बुरी लगती है। मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है कि मनुष्य में नारी की तुलना में पुरुष ज्यादा बुरा संस्करण है। ऐसे में जब युवतियां नौकरी और राजनीति में ज्यादा आने लगी थी, तो मुझे आशा थी कि इनके हाथों से भ्रष्टाचार के अभिशाप को दूर होने में और हमारे देश को कुछ राहत मिलेगी। तुम्हारा लालन पालन मेरे परिवार में हुआ है। इससे मुझे आशा है कि तुम मेरी तरह धन लालच के दुष्प्रभाव में अन्य जैसी बुरी नहीं बनोगी, परंतु तुम पर यदि प्रभाव किसी बात का पड़ेगा तो निश्चित ही वह अच्छाई ही हो। इसका प्रमाण यह है कि जब
तुम्हें राघवन ने प्रेम का भ्रम देकर अपने स्वार्थ और मंतव्य को पूरे किया है तो उसमें तुम्हें ग्लानि हुई है और मुझे इस संबंध में बताने में और उसके बाद मुझसे इस संबंध के मार्गदर्शन चाहने में तुम्हें कुछ देरी नहीं लगी। थोड़ा चुप होकर पापा फिर विचारते हुए कहते हैं, संभवतः राघवन धन के दुष्प्रभाव और प्रेम के भ्रम में रख आगे तुम्हें और कर्तव्यच्युत करे और दैहिक शोषण का प्रयास भी करे। बिना ज्यादा क्षति के अभी ही भूल सुधारने का उचित समय है। तुम जमाने की नकल में खुद के अस्तित्व को विलीन नहीं होने दो। तुम स्वच्छता से कार्य में भी इतना अर्जित कर सकोगी कि जीवन यापन हो जाएगा। तुम अपना वह अस्तित्व बनाए रखो जिससे नारी पुरुष से श्रेष्ठ मनुष्य होती है। इस तरह समझाकर पापा ने मीनाक्षी का ग्लानिबोध मिटा दिया। अगले दिन मीनाक्षी ने ऑफिस में कॉल कर राघवन को बुलाया और उसका लिफाफा उसे वापस कर दिया। ऐसा फिर करने को दृढ़ता से मना किया और बाद में उसके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। ग्लानिबोध मिटाने के साथ जो एक आत्मनिर्भरता बनी मीनाक्षी में, वो काबिल तारीफ है। ये थी राजेश जैन मदनलाल जैन जी की कहानी लिफाफा। आज के कटु सत्य को हमारे सामने चित्रित करती हुई आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप कहानी लिखते हैं या आपके कोई मित्र कहानी लिखते हैं, आप चाहते हैं कि उनकी कहानियां हम अपने चैनल पर लाएं, तो उनको जरूर हमसे कनेक्ट कराइए। आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं, इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर और क्या चाहते हैं जरूर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सप्ताह एक और कहानी के साथ, इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।